नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश जहांगीर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर मैथ्स एंड साइंस क्लब में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गणित में। यदि आप एक गणित के स्टूडेंट हैं तो आपको जो आकृतियां होती हैं, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज इत्यादि आयत जैसी कुछ आकृतियां होती हैं, जो इन सभी आकृतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनकी जो बेसिक जानकारी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। उनके जो सूत्र होते हैं, क्षेत्रफल के सूत्र, परिमाप के सूत्र, वो सभी आपको पता होने चाहिए, जो हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्रत के बारे में। व्रत क्या होता है दोस्तों? व्रत कुछ इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें एक जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं व्यास, डायमीटर में से कहते हैं। और जो इस एक लाइन ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं जीवा। व्रत का चाप होता है जीवा, या व्रत का चाप होता है और इस लाइन को हम कहते हैं जीवा। अब देखिए, जो डायमीटर जो होता है व्यास, उसको दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या, रेडियन। अब देखिए दोस्तों, ये जो व्रत है, व्रत कुछ इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें एक व्यास, एक त्रिज्या और एक जीवा होती है। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, व्रत में जो सबसे बड़ी जीवा होती है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो व्रत की सबसे पहली बात क्या है, ध्यान रखने लायक, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। तो दोस्तों, व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? व्यास होती है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी बात, व्रत जो होता है, व्रत में ये जो आकृति है, इसमें देखिए दोस्तों, ये होता है जिसमें मतलब 2 इंटू त्रिज्या बराबर व्यास, मतलब दो त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास बनाती है। ये सभी आप जानते होंगे। देखिए दोस्तों, व्रत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, व्रत का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। अब देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो पूरा व्रत है, इसके पूरे अंदर का एरिया, इस प्रकार से मैं आपको बताऊं तो देखिए, इसके अंदर जो मैं पूरा छायांकित भाग कर रहा हूं, ये इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ये व्रत है, इसके अंदर का ये पूरा जो एरिया जो मैंने छायांकित कर दिया है इस प्रकार से, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप या परिधि। परिमाप या परिधि क्या होती है? तो परिमाप जो व्रत को मैंने बनाने के लिए जो लाइन उपयोग में ली है, ये इसका क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। चारों तरफ की दीवार क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। तो परिमाप का सूत्र ये होगा और क्षेत्रफल का सूत्र ये होगा। क्षेत्रफल में जिसमें आपको त्रिज्या दे रखी होगी, r बराबर कहीं भी 2, 3 वगैरह कुछ भी संख्या आपको दे देंगे और आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो ये व्रत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो गई। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं आयत के बारे में। आयत क्या होता है और आयत की कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आयत किस प्रकार की आकृति होती है वो देखिए। आयत कुछ इस प्रकार की आकृति होती है दोस्तों, जिसमें ये वाली भुजा बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये वाली भुजा ए, ये बी, ये सी और ये डी, हम नाम दे देते हैं इनको। उसके बाद देखिए कुछ बेसिक जानकारी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्या होता है? आयत जो होता है, आयत में प्रत्येक जो कोण होता है 90 डिग्री का, मतलब प्रत्येक जो कोण है ये वाला, प्रत्येक कोण कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। इस प्रकार से 90 डिग्री के होंगे। दूसरी बात क्या है दोस्तों? दूसरी बात इसमें ये है कि आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। जैसे ए बराबर है सी के और बी बराबर है डी के। देखिए, ए बराबर है सी के, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। अब देखिए, तीसरी बात क्या होती है? इसका क्षेत्रफल देखते हैं हम। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये आयत का क्षेत्रफल होता है। देखिए दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ए कोई भी एक भुजा और एक ऊंचाई, जैसे a इंटू बी कर दिया मैंने, a इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है? ये आयत का परिमाप होता है। अब देखिए दोस्तों, आप इधर देख रहे होंगे ए और बी क्या है? तो ए और बी कुछ नहीं है, लंबाई और एक चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई इसकी है, जिसमें आप ए और बी, मान लो ए और बी ने आपको गुणा किया है, आप डी और सी को भी गुणा कर सकते हैं। इसमें कोई, इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, इन दोनों को भी गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं है। तो परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया,
आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद देखिए आयत का विकर्ण जो होता है, विकर्ण क्या होता है? आमने सामने वाली भुजाओं का ये मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे हम विकर्ण कहते हैं। ये क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण का मान कितना होता है? विकर्ण का मान कितना होता है दोस्तों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयत के विकर्ण के अंदर इसका मान होता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आयत की कुछ बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी कि आयत क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसका परिमाप, आयत का विकर्ण, सब मैंने इसमें बता दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, वर्ग इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें चारों भुजा बराबर होती है। जिस प्रकार हमने आयत को देखा था, आयत में जैसे आमने सामने वाली भुजा बराबर थी, इसमें चारों भुजा बराबर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं? ए और ए मान सकते हैं। कैसे? मान लीजिए इसका मान 5 है तो इसका मान भी 5 होगा। चारों भुजाओं का मान सेम रहता है क्योंकि इसमें चारों भुजाएं बराबर रहती है। अब देखिए दोस्तों, वर्ग की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आयत में आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, वर्ग में भी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होगी, जबकि चारों भुजाएं भी इसमें बराबर है। दूसरी बात मैंने बताई थी, 90 डिग्री के प्रत्येक कोण होते हैं, इसमें भी प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। उसके बाद आमने सामने वाली भुजा बराबर, आमने सामने वाली भुजा बराबर होगी, या चारों भुजाएं इसमें बराबर है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। और इसका परिमाप क्या होता है? अब देखिए दोस्तों, परिमाप यदि आप भूल भी जाए तो परिमाप मैंने आपको क्या बताया था शुरू में? परिमाप का मतलब क्या होता है? ये चारों ओर की जो लाइन रहती है, परिधि, इसको हम परिमाप कहते हैं। 4 इंटू ए, 4 इंटू भुजा, मतलब 1 2 3 4 से मान लीजिए इस ए का मान 5 है और मुझे इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20। इसी प्रकार से देखिए 5 5 5 5 चारों जोड़ के तो क्या हो गया? 20 हो गया। इस प्रकार से आप परिमाप को याद कर सकते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसका आंतरिक भाग। अब देखिए इसके विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है इसका? a√2, ये इसका होता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है दोस्तों? इस कोण से इस कोण को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो विकर्ण कहलाती है, विकर्ण। तो इस प्रकार से हमने वर्ग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की कुछ बेसिक जानकारी और सूत्र देखेंगे। तो दोस्तों, त्रिभुज जो है वो 3 या बहुत सारे प्रकार के त्रिभुज होते हैं, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो हम देखिए इंपॉर्टेंट त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु नाम से स्पष्ट है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब प्रत्येक जो भुजा होगी इसकी समान होगी, इसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या होगा? समद्विबाहु, मतलब कोई भी दो जो भुजा होगी इसकी वो बराबर होगी, नाम से स्पष्ट है, समद्विबाहु। और तीसरा क्या होगा? विषमबाहु, मतलब प्रत्येक भुजा विपरीत विपरीत मान की होगी। इस प्रकार से 3 हो गए। और एक प्रकार और होता है इसका इंपॉर्टेंट जो है वो हम देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण हमेशा कितने का होता है? समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज को आपको नाम से स्पष्ट हो गया कि इन सब में क्या डिफरेंस है। समबाहु में सारे भुजा समान, समद्विबाहु में 2 भुजा समान, विषमबाहु में सारी भुजाएं अलग अलग, और समकोण में एक कोण 90 डिग्री का। सबसे पहले देखिए दोस्तों, समबाहु के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले देखिए तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये आपको बताइए। उसके बाद देखिए इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप 3 इंटू ए, जैसा हमने वर्ग में किया था 4 इंटू ए, चारों भुजाओं को जोड़ दिया था, उसी प्रकार से इसमें भी तीनों भुजाओं को हमने जोड़ दिया तो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या दोस्तों? 1/2 आधा इंटू ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे एच क्या चीज है? एच क्या होती है? ऊंचाई होती है। मतलब ये वाली जो ऊंचाई होती है इसे हम एच कहते हैं। इस कोण से लेके इसको जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम ऊंचाई कहते हैं।
इसका मान होता है। इस प्रकार से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें दो भुजाएं बराबर होती है, ये आपको पता है, नाम से स्पष्ट होता है। उसके बाद देखिए इसका परिमाप क्या होता है। तो परिमाप क्या होगा इसका, दो भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा विपरीत हो जाएगी 2a + b, ये इसका हो जाएगा परिमाप। उसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 a², मतलब जो कॉमन भुजा रहती है, दो भुजा जो बराबर रहती है उसका वर्ग करना है और 1/2 हम कर देंगे। उसके बाद देखिए इसका विकर्ण, ये √2 होता है, जो कॉमन जो भुजा रहती है दोनों में बराबर, वो और √2 जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका विकर्ण प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम d कहते हैं, d से डिनोट करते हैं। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √s - b और s - c, ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, परिमाप तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाप तीनों भुजाओं को हमने जोड़ लिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, परिमाप हो गया। लेकिन ये क्षेत्रफल जो है इसमें s क्या है सर, s क्या होता है, s जो होता है वो होता है अर्ध परिमाप होता है। तो s का मान आप कैसे निकालेंगे, s का मान निकालेंगे, उसके बाद a का मान आपको दिया हुआ है, a b c इनके मान आपको दिए हुए हैं, लेकिन आप s का मान कैसे निकालेंगे, s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। जैसे हम देखिए परिमाप क्या था हमारा, ये था, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 2 का भाग देंगे इसके अंदर, ये हमारे पास क्या हो गया, अर्ध परिमाप। यही हमारे पास क्या हो गया, s की वैल्यू। ऐसे हम s की वैल्यू निकालनी है और इसमें अंदर रखते जाना है और हमारे पास क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया कि एक कोण 90 डिग्री होता है, इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है इसका a + b + c, तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। उसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 a × b। समकोण त्रिभुज जो आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे, पाइथागोरस प्रमेय दी थी, वो समकोण त्रिभुज के आधार पर ही दी थी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो भी एक समकोण त्रिभुज की बेसिक जानकारी है, तो बहुत ही उपयोगी सूत्र है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा जो रहती है उसे हम कर्ण कहते हैं, मतलब ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब देखिए बेस क्या होता है, बेस जो सबसे नीचे वाली भुजा रहती है उसे हम बेस कहते हैं, ये हमारा आधार, बेस का मतलब क्या हो गया, आधार। और देखिए इधर जो एंगल बनेगा थीटा के सामने वाली जो भुजा रहती है उसे हम कहते हैं लंब, जिससे लंब का अर्थ होता है लंब डाला तभी 90 डिग्री का कोण बना। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, ये आपको याद होनी चाहिए। और ये सारे जो त्रिभुज जो है किस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट जो होते हैं त्रिभुज आपके 9वीं 10वीं लेवल के और भी आपके कंपटीशन एग्जाम में वगैरह इस प्रकार के कुछ आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारे आपको याद करने हैं, उन्हें समझने का प्रयास करना है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं घन और घनाभ। इन दोनों आकृतियों को दोस्तों हम एक साथ पढ़ेंगे तो समझने में आसानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं घन की। तो घन क्या होता है, कुछ इस प्रकार की आकृति होती है दोस्तों, थोड़ा बनने में मिस्टेक हो गई, लेकिन जो इसकी फलके रहती है, जैसे ये वाली फलक, ये वाली फलक, ये चारों फलक समान होती है, जैसे आपने डाइस देखा होगा। और दोस्तों आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, वो क्या होती है, घनाभ होती है। घनाभ और घन में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये घनाभ होता है दोस्तों, इस प्रकार से क्या होता है, घनाभ होता है। अब घन में कितने फलके होते हैं, टोटल 6 फलके होते हैं, 6 फलके। फलके काट दे दोस्तों, देखिए ये 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से कितने फलके हो गई, 6 फलके होती है इसके अंदर टोटल। उसके बाद देखिए घन के अंदर क्या होता है, घन के अंदर जो ये वाली जो लेंथ होती है इसे हम ए कर सकते हैं, इस वाले लेंथ को भी ए बोलते हैं, और जो उधर भी ये वाली लेंथ होती है इसे भी हम ए मान सकते हैं। मतलब सारी जो लेंथ रहती है इसकी, ये वाली मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये कोई सी भी आप लेंथ दे दो, सबका मान कितना होगा, हमेशा ए होगा। मतलब
यदि a का मान 5 है तो इसमें सारी लेंथ कितनी होगी 5 5 5 5 इस प्रकार से इसकी लेंथ देती है, इसकी एक खासियत है। उसके बाद देखिए इसका क्षेत्रफल हम निकाले, यदि इसके क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संपूर्ण, एक होता है पार्श्व। अब इसका क्या मतलब संपूर्ण का अर्थ मतलब सारे जो फलके हैं सारी फलकों का क्षेत्रफल क्या होता है इसमें 6a² 6a², और पार्श्व का क्या होता है 4a², मतलब 6a²। 6 इसमें क्या है फलके हैं और a² क्या हो गया a और a, इन दोनों इस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वर्ग का हमारे पास क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस प्रकार से निकालते हैं। पार्श्व हो गया, पार्श्व का अर्थ है कि साइड वाली छोड़ दो, कोई सी भी दो हमें नहीं गिननी है, उसके अलावा हमारे चाहे उसके अलावा जैसे मान लो हमने ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली इन दोनों को छोड़ दिया तो हमारे पास जितनी बचती हैं वो पार्श्व कहलाती है। दो कोई सी भी फल के छोड़ने के बाद जो बचता है वो पार्श्व क्षेत्रफल हो जाता है। अब देखिए इसका घन का आयतन क्या होता है। अब दोस्तों आप देखेंगे आयतन क्या होता है। आयतन का अर्थ होता है कि ये जो घन है, ये पूरा जो घन है इसके अंदर कोई ना कोई जगह होगी, कोई ना कोई स्थान होगा, उस स्थान का जो मापन होता है वो आयतन कहलाता है। जैसे हम गिलास लेते हैं, हम गिलास के अंदर पानी डालते हैं, हम कितना पानी भर रहे हैं वो क्या है आयतन है उसका। तो इस प्रकार से इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा दोस्तों a³, मतलब a और a इन तीनों a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास a³ इसका क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं इसके लंबाई। विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, a√3 इसकी विकर्ण की लंबाई होती है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों घनाभ के बारे में। तो घनाभ क्या होता है, जिस प्रकार से हमने घन को देखा था जिसमें ये जो भुजाएं है सारी भुजाएं क्या इसमें समान थी, 6 फलके होते हैं इसके अंदर भी फलके 6 होते हैं, लेकिन इसके जो आमने सामने वाली भुजाएं होती है ये वाली जो फलक है और इसके जस्ट पीछे वाली जो फलक होती है वो क्या होती है समान होती है। इस प्रकार से इसका मान होता है। अब मैं दोस्तों देखिए आपको कुछ बताता हूँ। जैसे दोस्तों देखिए माचिस की डिब्बी है, ये भी एक घनाभ का उदाहरण है। इसमें देखिए दोस्तों जो इस प्रकार से मैं इसको पकड़ूं तो ये घनाभ है, क्योंकि इसमें जो सामने वाली फलक है इस पीछे वाली फलक के बराबर है, ये सामने वाली इस पीछे वाली के बराबर है, ये साइड वाली आमने सामने की जितनी फलके होती है वो आपस में बराबर होती है, तो इसे हम घनाभ कहते हैं। अब देखिए दोस्तों घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं और चारों विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं, मतलब चारों विकर्ण का मान हमेशा बराबर होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों सभी जो सतह इसकी है आयताकार होती है। जो सारी सतह जो है जैसे ये एक प्रकार की क्या है सतह है, सारी सतह क्या होगी इसकी आयताकार होगी, लेकिन इसमें सारी सतह क्या होगी वर्गाकार होगी। अब देखिए दोस्तों घनाभ का विकर्ण जो होता है इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई अंडर के अंदर a² + b² + c² इसकी विकर्ण की लंबाई होती है। देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 × ab + bc + ca, इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए दोस्तों घनाभ का जो आयतन होता है वो कितना होता है। जिस प्रकार से देखिए दोस्तों घन के अंदर जो आयतन था वो क्या था a³, मतलब सारी भुजाएं बराबर थी तो हमने a³ कर दिया। इसके अंदर सारी भुजाएं अलग अलग तो हम क्या कर देंगे आयतन के लिए a × b × c। इस प्रकार से क्या हो जाएगा घनाभ का आयतन हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको जो बेसिक जो आकृतियां होती है उनके बारे में मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से आपको इनको समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो बेसिक आकृतियां होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई, उनका क्षेत्रफल परिमाप वगैरह आयतन मैंने आपको बताया। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।